मास्को में युद्ध का एक नया चरण शुरू हो रहा है, जहां राज्य सुरक्षा सेवा सीधे सेना के साथ युद्ध में है। रूसी सेना अब दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रही है। दूसरा युद्ध टैंकों या मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है, फिर भी यह रूस को उतनी गहराई से चोट पहुंचा रहा है जितना यूक्रेन कभी नहीं कर सकता था। पुतिन की अपनी सुरक्षा एजेंसी ने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। एफएसबी रूस की आधुनिक केजीबी जनरलों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है और उसी सेना को तोड़ रही है जिसे युद्ध जीतना था। पिछले 2 वर्षों में ही कम से कम 19 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सामान्य नहीं है, यह एक सफाया है। और यह तब हो रहा है जब रूस यूक्रेन में पैसे और सैनिकों को खो रहा है, जिसमें 10 लाख से अधिक हताहत हुए हैं। पुतिन अपनी जासूसी एजेंसी को अपनी सेना को बर्बाद क्यों करने दे रहे हैं और यह रूस को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, यह एक विवादास्पद विषय होने वाला है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर यूट्यूब इसे प्रमोट नहीं करता, मैं फिर भी सच को उजागर करूंगा। ऐसे विवादास्पद विषय एल्गोरिदम से दबा दिए जाते हैं जब तक कि आप लाइक बटन दबाकर उसे प्रमोट करने के लिए मजबूर न करें। धन्यवाद। एफएसबी पुतिन के सेना निगरानीकर्ता की तरह है और आज का केजीबी ही एफएसबी है। ये लोग पुतिन का पसंदीदा हथियार रहे हैं जो उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन ने उन्हें कुछ पागलपन भरी शक्तियां दे दी हैं। वे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिससे वे सरकार के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वाला बताते हैं। काफी सुविधाजनक है ना? दूसरी तरफ आपके पास रूसी सेना है। 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। सेना के पास सब कुछ खत्म होता जा रहा है, हथियार, वाहन और सबसे जरूरी अच्छे कमांडर। पुतिन सेना का समर्थन करने की बजाय जासूसी एजेंसी को उसे अंदर से तोड़ने दे रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई की शुरुआत एक आदमी से हुई जिसका नाम तिमूर इवानोव था, जो उप रक्षा मंत्री था। उसे अप्रैल 2024 में भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया। सबने सोचा पुतिन बस घर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वह सरकारी वेतन पर भी शानो शौकत से रहता था। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर चीजें बहुत जल्दी अजीब हो गईं। 3 हफ्ते बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल यूरी कुजनेत्सोव को पकड़ लिया, जो रूस के रक्षा मंत्रालय में स्टाफ और नौकरियों के प्रबंधन के जिम्मेदार थे। उन्होंने उसके पास $1 मिलियन से अधिक नकदी और कीमती सामान पाया। फिर भी लोगों को लगा कि यह सिर्फ व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बर्खास्त करने के बाद की एक और ड्रामा है। लोगों को लगा यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, जब तक उन्होंने 2 और अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं देखी। 20 मई 2024 को उन्होंने यूक्रेन युद्ध चला रहे 2 जनरलों को गिरफ्तार किया। मेजर जनरल इवान पोपो, जो पहले 58वीं सेना के कमांडर थे, और लेफ्टिनेंट जनरल वादिम शेमिरिन, जो सैन्य संचार के प्रभारी थे। ये लोग बस बलि के बकरे थे। असली दोषी को छुपाने के लिए इन्हें कुर्बान किया गया। इन गिरफ्तारियों का यूक्रेन की सैन्य विफलताओं से संबंध नहीं है। इन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप हैं। लेकिन पर्दे के पीछे असल में जो हो रहा है वो ये है कि हर गिरफ्तारी एक ही पैटर्न पर हो रही है। एफएसबी जासूस अधिकारियों के बारे में नुकसानदायक जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर वे इसे रूस की एफएसबी को सौंपते हैं ताकि मामला औपचारिक रूप से दर्ज किया जा सके। वदीम शेमिरिन उदाहरण के लिए संचार विभाग के जरिए ऊपर तक पहुंचे, और रूसी सैन्य संचार में भी लोग समझदार माने जाते हैं क्योंकि इसके लिए गंभीर शिक्षा चाहिए। वे शीर्ष कमांडरों के करीब होते हैं क्योंकि वे लड़ाइयों में सभी संदेश संभालते हैं। रूस ने उसे रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह सिर्फ छुपी हुई बड़ी सच्चाई को छुपाने के लिए किया गया था। रूस की सैन्य संचार व्यवस्था यूक्रेन में विफल रही है। पुतिन ने भी इसकी सार्वजनिक शिकायत की है। जब एफएसबी को बलि का बकरा चाहिए था, शेमिरिन सही था। सालों से वे उसके बारे में राज छुपाए हुए थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। एफएसबी या पुतिन ने दिग्गजों को भी नहीं छोड़ा। इवान पोपो इसका उदाहरण है। इवान उन रूसी जनरलों में हैं जिन्होंने चेचन्या, जॉर्जिया में लड़ाई की और 2014 में क्रीमिया कब्जे के बाद वहां भेजे गए। लेकिन 2023 में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने ही कमांडरों की आलोचना की और किसी ने उस ऑडियो को लीक कर दिया। लोगों को लगा पोपो तुरंत गिरफ्तार होगा, पर एफएसबी ने इंतजार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि यही सब इसके बाद हुआ। भाड़े के सैनिक नेता येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को की ओर मार्च करने की कोशिश की जब उन्हें सैन्य विद्रोह की सबसे कम जरूरत थी। उन्होंने हालात शांत होने का इंतजार किया और सफाई के दौरान उसे पकड़ लिया। हर ईमानदार अधिकारी की गिरफ्तारी पर सवाल उठ सकते थे, लेकिन पुतिन इसे रोकने के लिए पहले से चालाक रणनीति के साथ तैयार थे।
लेफ्टिनेंट जनरल सुखराव अखमेदोव दूसरों से अलग अपने काम में बहुत खराब थे। उन्होंने 20वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी की कमान संभाली, जो यूक्रेन में सबसे बड़ी रूसी यूनिट है। यहाँ तक कि रूसी युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स भी उन्हें अयोग्य कह रहे थे। बर्खास्तगी पर कुछ लोगों ने फैसले का समर्थन किया, तो रूस ईमानदार अधिकारियों के साथ साथ वास्तव में भ्रष्ट अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर रहा है, ताकि जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी गलतियां अधिकारियों की वजह से हैं, सरकार की वजह से नहीं। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों पर नहीं, बल्कि रूस के सभी सैन्य नेताओं को संदेश दे रहा है, लाइन में रहो और अपना मुंह बंद रखो। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि सेना में कोई भी इतना ताकतवर न हो जाए कि सर्वोच्च नेता को चुनौती दे सके। समस्या यह है कि पुतिन यह सब उस समय कर रहे हैं जब रूस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। उनकी सेना पहले से ही भारी नुकसान, उपकरणों की कमी और कम मनोबल से जूझ रही है। वह अपने ही अधिकारियों को डराने धमकाने के साथ साथ अपनी सैन्य नेतृत्व की बची खुची ताकत को भी बर्बाद कर रहे हैं। यह सिर्फ खराब रणनीति नहीं, बल्कि पुतिन की व्यवस्था के टूटने का संकेत है। तानाशाह जब अपने समर्थकों को नुकसान पहुंचाए तो इसका मतलब है कि वह डरकर भाग रहा है। यूक्रेन युद्ध से रूस को ताकतवर दिखना था, लेकिन इसके बजाय यह दिखा रहा है कि पूरी व्यवस्था अंदर से कितनी सड़ी हुई है। लेकिन जब एक व्यक्ति ने व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की तो वह इतना करीब पहुंच गया कि उसने लगभग पुतिन के शासन का अंत कर ही दिया था। इस आदमी की बगावत ने सब कुछ बदल दिया। आइए मैं आपको जून 2023 में ले चलता हूं, जब येवगेनी प्रिगोजिन नाम का एक व्यक्ति था। यह आदमी रूस के प्रसिद्ध भाड़े के सैनिक समूह वागनर का संचालन करता था, जो पुतिन की निजी सेना थी। लेकिन प्रिगोजिन को रूस के सैन्य नेतृत्व, खासकर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल वालेरी गेरासिमोव से बड़ी समस्या थी। कई महीनों से प्रिगोजिन इन लोगों की आलोचना कर रहे थे, उन्हें अयोग्य कह रहे थे और बेवजह मौतों का आरोप लगा रहे थे। अधिकांश लोगों को लगा कि यह बस आप जानते हैं जोर जोर से शिकायत करना है, लेकिन फिर प्रिगोजिन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सेना घुमाई और मॉस्को की ओर बढ़ गया। हजारों भारी हथियारों से लैस भाड़े के सैनिक रूसी राजमार्गों पर दौड़ते हुए सीधे राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने रोस्तोव-ऑन-डोन पर कब्जा कर लिया, जो रूस का दक्षिणी सैन्य कमांड सेंटर है। कुछ डरावने घंटों के लिए ऐसा लग रहा था कि पुतिन को सच में एक असली तख्ता पलट का सामना करना पड़ सकता है। उसे पता था यह करो या मरो की लड़ाई है, पर नहीं पता था कि एफएसबी को प्रिगोजिन की योजना 2 दिन पहले ही मालूम हो गई थी। एफएसबी बेबस थी। 2 दिन थे, फिर भी वे नहीं रोक सके। यह वैसा है जैसे आपको पता है कोई चोरी करेगा, फिर भी उसे घर में घुसने देते हैं। रूस के पड़ोसी सहयोगी ने उसकी मदद की। नहीं, चीन नहीं, विद्रोह जल्दी बिखर गया। बेलारूस राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किसी तरह प्रिगोजिन को पीछे हटने के लिए मना लिया और सभी ने आरोप वापस लेने पर सहमति जताई। प्रिगोजिन को बेलारूस में रहना था, पर 2 महीने बाद उसका विमान रहस्यमय ढंग से उड़ गया। पुतिन का विरोध करने पर अक्सर ऐसा ही होता है। प्रिगोजिन की बगावत ने पुतिन को दिखाया कि उनका सिस्टम कमजोर हो रहा है। एफएसबी शासन की सुरक्षा में विफल रही। सेना इतनी नफरत झेल रही थी कि पुतिन के भाड़े के सैनिक भी उसे बर्बाद करना चाहते थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि ये सब कुछ सबकी नजरों के सामने हुआ। तो पुतिन ने वही किया जो तानाशाह डरने पर हमेशा करते हैं। उसने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को और ज्यादा ताकत दी और उन्हें समस्या सुलझाने को कहा। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को एक नया मिशन मिल गया, सुनिश्चित करो कि प्रिगोजिन जैसी बगावत दोबारा न हो। उनका हल था, सेना में हर संभावित खतरे को खत्म कर दो। अब ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने सेना अधिकारियों की जानकारी का इस्तेमाल कर घूसखोरी जांच को हथियार बना लिया। यहीं पुतिन ने बड़ी गलती की। उन्होंने रूस के आंतरिक हालात में जंग छेड़ दी, जबकि रूस पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। वो जंग अब बेकाबू है। मैं आपको असली चौंकाने वाले आंकड़े बताता हूँ। 2024 में रूस ने 4,27,000 से 4,30,000 सैनिक या तो मारे या घायल किए। ये संख्या 2022 और 2023 में हुई कुल हानि से भी ज्यादा है। हम हर दिन 1000 से ज्यादा सैनिकों के नुकसान की बात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के 3 सालों में रूस ने जितने सैनिक खोए, उतने वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी युद्धों में मिलाकर भी नहीं हारे थे। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध 10 साल चला था और उसमें लगभग 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए थे। रूस यूक्रेन में हर 2 हफ्ते इतने सैनिक खोता है, पर इतनी कुर्बानी के बाद भी उसके पास दिखाने को क्या है? उन्होंने 2024 में यूक्रेन के लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है, जो यूक्रेन का 1% से भी कम है।
मौजूदा रफ्तार से कुछ इलाकों में रूसी सेना हर दिन लगभग 50 मीटर आगे बढ़ रही है। यह गति प्रथम विश्व युद्ध की खाई युद्ध से भी धीमी है। रूस अपनी सैन्य सामग्री इतनी तेजी से खो रहा है कि वे उसे बदल नहीं पा रहे। जनवरी 2024 से 20 से उन्होंने 1000 प्लस बख्तरबंद वाहन, 3000 इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन और करीब 2000 टैंक खोए हैं। वहीं यूक्रेन के नुकसान कम हैं। रूस अक्सर हर यूक्रेनी नुकसान पर 5 सैन्य उपकरण खो देता है। अब सोचिए कि आप एक रूसी जनरल हैं और इस तबाही को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। आपके सैनिक हजारों की तादाद में कीचड़ भरे छोटे छोटे खेतों के लिए मर रहे हैं। आपका उपकरण खराब है, आपूर्ति लाइनें अस्त व्यस्त हैं। मॉस्को के समर्थन के बजाय आप साथियों को हथकड़ी में घसीटते देख रहे हैं। यही वह नाराजगी और गुस्सा पैदा कर रहा है जिससे पुतिन सबसे ज्यादा डरते हैं। रूसी सेना को लगातार अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। हर गिरफ्तारी यही संदेश देती है, हम तुम पर भरोसा नहीं करते, तुम्हें देख रहे हैं, अगर गलती हुई तो अगला नंबर तुम्हारा है। लेकिन पुतिन की समस्याएं सिर्फ सैन्य मनोबल तक सीमित नहीं है। यह युद्ध रूस को दिवालिया बना रहा है। अब रक्षा खर्च संघीय बजट का 40% से ज्यादा है। सरकार के पास पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। 2024 की पहली छमाही में बजट घाटा 30% बढ़ गया। 2023 और 2024 में मजबूत रही रूस की अर्थव्यवस्था अब बिखर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस की 2025 विकास दर का अनुमान 1.5% से घटाकर 0.9% किया। तेल गैस की आमदनी घट रही है। रूस का रिजर्व फंड लगभग खाली है। 3 साल की जंग के बाद यह आर्थिक दबाव अंदरूनी सत्ता संघर्ष को और भी बदतर बना रहा है। जब बांटने के लिए पैसे कम होते हैं तो हर कोई बचे हुए पैसे के लिए लड़ने लगता है। और रूस में भ्रष्टाचार की बात यह है, यह सिस्टम की कोई गलती नहीं है बल्कि इसकी खासियत है। पूरा रूसी सरकार घूस, कमीशन और चोरी पर चलती है। रूसी जांचकर्ताओं ने पाया कि एक सप्लायर ने सैन्य विमानों के लिए सस्ते घटिया बियरिंग्स सप्लाई किए थे। इसके परिणाम स्वरूप 5 IL-76 विमान सेवा से हट गए, जिससे वे यूक्रेन में सैनिकों के लिए सामान नहीं ले जा सके। इससे लगभग 130 मिलियन रूबल का नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने पैसे बचाने और जेब में डालने की कोशिश की। रूस में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन पुतिन सिस्टम सुधारने की बजाय सिर्फ ऊपरी बदलाव करते हैं। नए रक्षा मंत्री अपने करीबी लोगों और साझेदारों का नेटवर्क ला रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। यह एक दुष्चक्र बनाता है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई से सेना थोड़े समय के लिए कम प्रभावी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम व्यक्तिगत संबंधों और गुप्त सौदों पर चलता है। दूसरी ओर यूक्रेन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। पश्चिमी हथियार वहां पहुंच रहे हैं। उनके सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है और वे दिखा रहे हैं कि वे ड्रोन हमलों के जरिए रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सकते हैं। यूक्रेनी घुसपैठ ने कुर्स्क क्षेत्र में रूस को पूरी तरह से चौंका दिया और पुतिन को विश्व मंच पर शर्मिंदा कर दिया। लेकिन रूस के लिए इसे वाकई डरावना बनाने वाली बात यह है कि जिन गिरफ्तारियों की हमने बात की, वे न तो बदले की कोई बेतरतीब कार्रवाई हैं और न ही साधारण भ्रष्टाचार, साफ सफाई। यह पुतिन की जासूसी एजेंसी द्वारा पूरे रूसी सरकार पर एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई कब्जा है और यह सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है। FSB सिर्फ आज की नहीं बल्कि पुतिन की मौत या इस्तीफे के बाद की भी योजना बना रही है। पुतिन 72 साल के हैं और हमेशा नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद रूस पर नियंत्रण को लेकर बड़ी लड़ाई होगी। FSB सुनिश्चित कर रहा है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत जाए और उसने 4 मुख्य क्षेत्र पहचाने हैं जिन्हें नियंत्रित करना है। सेना में किसका प्रमोशन होता है, रक्षा बजट कैसे खर्च होता है, कौन सी खुफिया जानकारी कहाँ जाती है और किसके पास सैनिकों की कमान होती है। कार्मिक नियंत्रण की बात करें तो जनरल कुजनेत्सोव की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति को हटाना नहीं था। उन्हें उसकी फाइलें मिल गईं, उसके सभी रिश्वत, एहसान और गुप्त सौदों के रिकॉर्ड मिल गए। और अब FSB के पास सैन्य भ्रष्टाचार का पूरा नक्शा है। वे जानते हैं कि किन अधिकारियों ने रिश्वत ली और कौन किसका एहसानमंद है। यह जानकारी राजनीतिक लड़ाई में परमाणु हथियार होने जैसी है। अब सैन्य अधिकारी की पदोन्नति के लिए FSB की मंजूरी जरूरी है। दूसरा, बजट नियंत्रण। रूस का बजट घाटा 49 ट्रिलियन रूबल हो गया है, जो योजना से 30% ज्यादा है। इसलिए रक्षा खर्च नियंत्रित करना जरूरी है। FSB ने खुद को समाधान बताया और पुतिन से कहा कि सेना पर इस पैसे के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें इसे संभालने दें। यह काम कर गया। तीसरा, खुफिया एजेंसियों का नियंत्रण। FSB सैन्य खुफिया में घुसपैठ कर भ्रम फैला रहा है कि किसे किसे रिपोर्ट करनी है।
यह भ्रम जानबूझकर फैलाया गया है। जब कमांडर तय नहीं कर पाते किस जानकारी पर भरोसा करें तो गलतियां होती हैं। फिर एफएसबी इन विफलताओं को उजागर करता है और यह तर्क देता है कि उन्हें नियंत्रण क्यों लेना चाहिए। और चौथा, वे पूरी तरह से डर का माहौल बना रहे हैं। रूसी अधिकारी कहते हैं कि उनकी लगातार निगरानी होती है, फोन कॉल्स व गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और वफादारी पर सवाल उठते हैं। कमांडर अब ज्यादा वक्त गिरफ्तारी से बचने में लगा रहे हैं, न कि लड़ाइयां जीतने में। एफएसबी ने भी इस अधिग्रहण को वीरतापूर्ण दिखाने के लिए एक विशाल प्रचार अभियान शुरू किया है। युद्ध के बाद रूस ने सेना पर झूठी जानकारी फैलाना अपराध घोषित किया। ये कानून इतने व्यापक हैं कि कोई भी आलोचना आपको जेल पहुंचा सकती है। सैकड़ों लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए जेल में डाला गया है। विदेशी पत्रकार निकाले गए, स्वतंत्र मीडिया बंद कर दी गई। इस सूचना बुलबुले के अंदर एफएसबी की सफाई को वीरतापूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोग जनरलों को गिरफ्तार होते देखते हैं और सोचते हैं कि यह न्याय है। वे सैन्य कमान के व्यवस्थित विघटन को नहीं देखते। आर्थिक पतन इसे और भी आसान बना देता है। 88% महंगाई और सेना का पैसा लगातार बहना, ऐसे में एफएसबी की बात आकर्षक लगने लगती है। हम कुशल और वफादार हैं, बस नियंत्रण दें, सब ठीक कर देंगे। पुतिन सैन्य तख्तापलट से डरते हैं और अपने जनरलों को कमजोर करने के लिए जासूसों को अनुमति देते हैं। वह सेना रूस में काम करती है, पर उसका बड़ा हिस्सा पुतिन के नियंत्रण में नहीं है। इस सेना को क्षेत्रीय तानाशाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रूसी सेना कभी भी एक एकीकृत शक्ति नहीं रही है। जब एफएसबी और सेना मॉस्को में आपस में लड़ रहे हैं, तब रूस के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुख्य रूसी सेना से बिल्कुल अलग सैन्य ढांचे काम करते हैं। उत्तर काकेशस के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र दागेस्तान और चेचन्या हैं। दागेस्तान और चेचन्या ऐसी सैन्य ताकतें चलाते हैं जो संरचनात्मक रूप से मुख्य रूसी सेना से अलग हैं। हालांकि दोनों क्षेत्र रूसी संघ का हिस्सा हैं, उनकी सुरक्षा रणनीतियां और स्थानीय सैन्य इकाइयां विशिष्ट जातीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को दर्शाती हैं। खासकर रमजान कादिरोव के नेतृत्व में उत्तर काकेशस के चेचन्या और दागेस्तान में बार बार उग्रवादी इस्लामी समूहों द्वारा आतंकवादी हमले और विद्रोह हुए हैं। इस क्षेत्र की सेनाओं में स्थानीय पुलिसकर्मी, क्षेत्रीय सुरक्षा बटालियन और आतंकवाद विरोधी इकाइयां शामिल हैं। इन टुकड़ियों को लामबंदी के दबाव और जातीय रूसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक हताहत दर का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में दागेस्तान चरमपंथी हमलों का केंद्र बन गया है, जहां 2024 में धार्मिक और सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाकर समन्वित गोलीबारी और बम धमाके किए गए। प्रतिक्रियाएं आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों और त्वरित तैनाती सैनिकों के साथ स्थानीय आतंकवाद विरोधी अभियानों के रूप में होती हैं, जहां मॉस्को कभी कभी सीधे हस्तक्षेप करता है या संचालन का नियंत्रण स्थानीय अधिकारियों को देता है। क्षेत्र की जटिलता और जातीय विविधता के कारण चेचन्या रमजान कादिरोव के शासन में है। उन्होंने एक निजी सेना तैनात की है जिसे कादिरोस्ती कहा जाता है, जिसमें विशेष पुलिस इकाइयां, नेशनल गार्ड रेजिमेंट और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें शामिल हैं। ये औपचारिक रूप से रूसी मंत्रालयों को रिपोर्ट करती हैं, पर असल में इनकी निष्ठा कादिरोव के प्रति होती है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से कादिरोव ने अपनी सेनाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। वफादार सैन्य इकाइयों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ाकर करीब 20 कर दी है। 2024 के अंत तक वे दावा करते हैं कि उनके पास 70,000 हथियारबंद सैनिकों की कमान है। हालांकि स्वतंत्र आंकड़े कम हो सकते हैं। कादिरोव की इकाइयां उनके नेतृत्व में केंद्रीकृत हैं, जिनमें अहमद स्पेशल रेजिमेंट और स्पेत्सियल्नी ओट्रायाद बाइस्ट्रोगो रियजीरोवनिया शामिल हैं। कई बटालियन ग्रोजनी में तैनात हैं और चुनिंदा ही अग्रिम मोर्चे पर भेजी जाती हैं। चेचन्या और अन्य क्षेत्रों से नए भर्ती हुए सैनिकों के यूक्रेन में सेवा देने की संभावना अधिक है। रेजिमेंटों और पुलिस पर नियंत्रण संरक्षकता, नेटवर्क और कादिरोव की वफादारी से है, मॉस्को की सैन्य पदानुक्रम से नहीं। कादिरोव की सेनाओं पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं और वे अक्सर स्वायत्तता के साथ क्षेत्रीय व संघीय हितों के लिए दबंगई करती हैं। नाम मात्र के एकीकरण के बावजूद दागिस्तान और चेचन्या अक्सर संसाधनों, स्वायत्तता और जातीय मुद्दों पर मॉस्को से टकराते हैं। चेचन्या की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने पड़ोसी दागिस्तान को अस्थिर कर दिया है, खासकर सीमा जिलों और जातीय बस्तियों पर ऐतिहासिक दावों को लेकर। हाल ही में चेचन्या की ओर से दागिस्तान में विवादित क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने की मांगों ने जबरन निष्कासन की चिंता को जन्म दिया है और जातीय टकराव को भड़का दिया है। हिंसा के खतरे और कादिरोव के विलय प्रयासों के बीच मॉस्को तटस्थ रहते हुए भूमि विवादों को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन अगर अशांति बढ़ती है या सीमा समायोजन हिंसक होते हैं
तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। कादिरोव अपने आक्रामक बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उत्तर काकेशस में तनाव बढ़ाते हैं और चेचन प्रभुत्व को लेकर इंगुशेतिया, दागिस्तान व उत्तर ओसेटिया में विरोध हुआ है। दागिस्तान रणनीतिक रूप से नौसैनिक अड्डा भी है। लगातार सुरक्षा चुनौतियां रूस को संसाधनों की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के बीच अस्थिरता रोकने के लिए नियंत्रण और स्थानीय शासन में संतुलन के लिए मजबूर करती हैं। रूसी सेना हमेशा से ही विभिन्न गुटों, प्रतिद्वंद्विताओं और शक्ति केंद्रों के बीच बंटी रही है। तो जब वे विरोध करते हैं तो यह कोई संगठित विद्रोह नहीं होता, बल्कि यह सरकार के भीतर ही एक तरह का गुरिल्ला युद्ध जैसा होता है। यह ऐसे काम करता है। सैन्य अधिकारी चुपचाप एफएसबी जांचों में सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। वे अलग रिपोर्टिंग चैनल बना रहे हैं, जिससे जासूसी एजेंसी दरकिनार हो रही है। सेना एफएसबी के खिलाफ सूचना युद्ध भी लड़ रही है। वे एफएसबी की भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया और पश्चिमी एजेंसियों को लीक कर रहे हैं। जब भी आप किसी गिरफ्तार जनरल या सैन्य अव्यवस्था की खबर देखते हैं, तो अक्सर सेना के सूत्र ही ऐसी घटनाओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। वे युद्ध ब्लॉगर्स और देशभक्त टिप्पणीकारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एफएसबी की आलोचना की जा सके, बिना सीधे पुतिन को चुनौती दिए। यह एक चालाक रणनीति लगती है, लेकिन जैसे जैसे एफएसबी सूचना पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, यह और भी खतरनाक होती जा रही है। कुछ सैन्य नेता क्षेत्रीय राज्यपालों, व्यापारिक नेताओं और सैन्य अनुबंधों पर निर्भर धनकुबेरों से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनाना है जो एफएसबी का विरोध करें, लेकिन एफएसबी अब उन समूहों के पीछे भी लग गई है। इस युद्ध में 10 लाख से अधिक रूसी हताहत हुए हैं और वफादारी न दिखाने वाले कमांडरों को हटाया गया, जिससे सेना की निराशा बढ़ गई है। अधिकारी देख रहे हैं कि साथी जेल जा रहे हैं और सैनिक जमीन के लिए जान गंवा रहे हैं। सैन्य व्यवस्था के टूटने का सबसे चिंताजनक संकेत आम सैनिकों की स्थिति है। रिपोर्ट्स हैं कि सैनिकों को जमीन के गड्ढों में रखा जा रहा है क्योंकि वे फ्रंट लाइन पर जाने से मना कर रहे हैं। यह बात पुतिन को सबसे ज्यादा डराना चाहिए। यह आंतरिक संघर्ष सिर्फ यूक्रेन युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, बल्कि इससे रूस और तेज हार रहा है। रूस हर महीने हताहतों की भरपाई के लिए 8-9 हजार नए सैनिक भर्ती कर रहा है। इन सैनिकों को नेतृत्व देने के लिए अनुभवी कमांडर चाहिए, लेकिन अधिकतर एफएसबी की जेलों में हैं। जब रूस को सबसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत है, वे गिरफ्तार हैं। यूक्रेनियों ने अब रूस की जीवन रेखा को निशाना बनाना शुरू किया है। रूसी ऊर्जा ढांचे पर ड्रोन हमलों से कम 60 अरब रूबल का नुकसान हुआ और रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 17% अस्थायी रूप से बंद हो गया। रूस ने 2025 के बजट का 40% सैन्य और सुरक्षा सेवाओं को दिया है। बजट घाटा और एफएसबी द्वारा रक्षा खर्च नियंत्रित करने से आपूर्ति में कमी और सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। एफएसबी ने रक्षा अनुबंधों पर नियंत्रण कर राजनीतिक वफादारी को औद्योगिक दक्षता से ऊपर रखा है। हथियारों की गुणवत्ता घटी है। वहीं 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 91% गिरकर 335 अरब डॉलर रह गया। युद्ध में ये समस्याएं स्पष्ट दिखती हैं। रूस ने सैनिकों की संख्या 1,25,000 से 6,23,000 करने के बावजूद 2024 में 5,000 वर्ग किमी से कम क्षेत्र ही कब्जाया। यह यूक्रेन के क्षेत्र का 1% से भी कम है और अपने देश के लिए लड़ने के बजाय ये सैनिक अपने ही देश में अपराध कर रहे हैं। रूस में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2025 की पहली छमाही में 3,30,000 से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हुए, जो 15 वर्षों में सबसे ज्यादा हैं। यह बढ़ोतरी उन हजारों सैनिकों की वापसी से जुड़ी है जिनमें कई पूर्व अपराधी थे जो जेल से भर्ती हुए थे। युद्ध शुरू होने के बाद लौटे सैनिकों ने करीब 400 लोगों की हत्या की है। रूसी अधिकारियों ने देखा कि अफगान युद्ध के बाद लौटे सैनिकों ने 1990 के दशक में संगठित अपराध बढ़ाया, जैसे सोवियत संघ के पतन के बाद अपराध बढ़ा था। सरकार मोर्चे से लौटने वाले सैनिकों के लिए कोई अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन नहीं कराती है। एफएसबी के विस्तार से देश में अभूतपूर्व दमन हुआ है। दिसंबर 2024 तक 783 राजनीतिक कैदियों का दस्तावेजीकरण किया गया था। 2024 में रैलियों में 1,185 लोग गिरफ्तार हुए थे। मार्च 2022 के युद्ध सेंसरशिप कानूनों के चलते 2024 में सेना की आलोचना पर 78 नए मामले दर्ज हुए। अब फेडरल सिक्योरिटी सर्विस सैन्य परिवारों, रक्षा कर्मचारियों व युद्ध प्रयास से जुड़े सभी की निगरानी करता है। वैश्विक स्तर पर युद्ध ने रूस की रणनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से कम कर दिया है। सोवियत संघ के बाद के देशों में अब रूसी प्रभाव के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। आर्मेनिया, जो रूस का पारंपरिक सहयोगी है, ने अजरबैजान के खिलाफ
मास्को की निष्क्रियता पर असंतोष जताया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चीन, तुर्की समेत अन्य देशों से संबंध मजबूत कर रहे हैं। आंतरिक संघर्ष रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता को कमजोर कर रहा है, जिससे एक अधिक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बदलाव तेज हो रहा है। दुनिया यूक्रेन के खेतों में टैंक देख रही है, जबकि रूस का भविष्य असल में क्रेमलिन की परछाइयों में तय हो रहा है। पुतिन की जासूसी एजेंसी और सेना आपस में टकरा रही हैं, जिससे देश में अराजकता और विदेश में कमजोरी बढ़ रही है। अब यह सिर्फ भ्रष्टाचार या सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि उस परमाणु महाशक्ति की लड़ाई है जो खुद से जूझ रही है और दुनिया देख रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि हम सभी आने वाले परिणामों के साथ जी रहे हैं, चाहे कुछ भी हो।